नमस्कार। आज हम लोग ग्लैंड्स ग्रंथि किसे कहते हैं। ग्रंथियाँ एक तरीके से हमारे शरीर में रासायनिक पदार्थों का स्राव करती हैं, यानी रासायनिक पदार्थों को स्रावित करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। अब देखेंगे आपकी हमारे शरीर की सबसे छोटी से छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट इज नोन एज सेल। सेल से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंगतंत्र बनते हैं, अंगतंत्र से हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो उसी तरीके से ग्लैंड्स भी जो हमारी बनती हैं, और ग्लैंड से एंजाइम्स और हार्मोन्स का स्राव होता है जो हमारे शरीर की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब जो ग्लैंड्स होती हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक एक्सोक्राइन बहिर्स्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। आज हम लोग एक्सोक्राइन बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में जानेंगे। बहिर्स्रावी ग्रंथि हुआ, अब नाम से ये ना मत समझिएगा, आपकी जो हमारे शरीर में बाहर स्राव करती, बाहर नहीं स्राव करती, हमारे शरीर के अंदर ही वो स्राव करती है, लेकिन यह नालिका युक्त होती है। नालिकाओं के द्वारा कुछ एंजाइम्स देखेंगे, जो बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो एंजाइम का स्राव करती हैं, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं इंडोक्राइन होती हैं वो हार्मोन्स का स्राव करती हैं, और जो मिक्स्ड ग्रंथियाँ होती हैं वो एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का स्राव करती हैं। इनका मेन काम होता है कि हमारे शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाओं को, हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं को, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, शरीर के बहुत सारी क्रियाओं को जो है कंट्रोल करना। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है मुख्य रूप से देखेंगे कि जो हमारे शरीर में पाई जाती है यह नलिका युक्त होती है, और डायरेक्ट इसका सिक्रीशन ब्लड में नहीं होता, नली के द्वारा जा करके फिर उसके बाद जो है शरीर के जगह जगह जो हमारे अंग होते हैं वहाँ पे ये जा करके स्रावित होकर के अपने कार्यों को संपादित करती हैं, और उसके बाद हमारे शरीर की क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। मुख्य रूप से जो हमारे शरीर की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है लीवर। अब लीवर को आप देखेंगे कि लीवर का फंक्शन बहुत ज़्यादा है, शरीर में सबसे ज़्यादा फंक्शन अगर किसी अंग का है तो लीवर का है। और लीवर एक ऐसा अंग होता है जिसमें सेल डिवीज़न सबसे ज़्यादा होता है, ये भी आप जान जाए। और हमारे शरीर में ब्रेन में सेल डिवीज़न होता ही नहीं है, लेकिन लीवर में सेल डिवीज़न, लीवर अगर कहीं से क्षतिग्रस्त हो गया तो तुरंत उसका फिर रीजनरेशन हो जाता है। और लीवर एक तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस का भी कार्य करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में जैसे आप प्रोथाम्बिन हो गया, फाइब्रोनोजन हो गया, हिपैरिन हो गया और एल्बुमिन हो गया, ये सारे प्रोटीन का निर्माण भी करती है। और लीवर आपकी जो पित्त यानी बाइल का भी निर्माण करती है। जो पित्त आपका पित्ताशय में इकट्ठा होता है वो निर्माण कहाँ होता है, आपके लीवर में होता है। दूसरी चीज़ है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है जिसको भ्रूण कहते हैं, तो वहाँ आरबीसी का भी निर्माण जो है, यानी जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भी लीवर में होता है। और लीवर एक तरीके से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल लेते हैं, जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और फिर धीरे धीरे ग्लाइकोजन ग्लूकोज में आता है जिससे हमको एनर्जी मिल जाती है, और हमारे शरीर की जो माइटोकॉन्ड्रिया में जा कर के जो क्रेब साइकिल होती है उस तरीके से हमको ऊर्जा मिलती रहती है। फिर ग्लूकोज को एक तरीके से फैट में भी कन्वर्ट कर देता है, और ये क्या लीवर, और फैट से फिर वो कोलेस्ट्रॉल में भी बदल जाता है, जो कभी कोई मोटापा, ज़्यादा लोग खाने वाले जो है मोटे हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारे शरीर का जो एक तरीके से एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट है, यानी शौच यानी लैटिंग है, उसका रंग पीला क्यों होता है, बाइलोरुबिन के कारण। बाइलोरुबिन एक प्रोटीन होता है जिसके कारण वो पीला होता है। अब जब ये ज़्यादा बनाने लगता है, ये बाइलोरुबिन ज़्यादा बनने लगता है, तो हमारे शरीर में जो है ब्लड की मात्रा में भी पीलापन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो है जन्डिस नामक रोग हो जाता है। जन्डिस नामक, जिसको पीलिया कहते हैं। अब पीलिया नामक बीमारी जब जिसको हो जाती है तो धीरे धीरे अगर वही इलाज नहीं हुआ तो फिर उसके बाद जो है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, यानी ए तो उतना खतरनाक है कि ये कंट्रोल हो सकता है, लेकिन बी और सी होने के बाद आदमी ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। बहुत खतरनाक बीमारी होती है ये। एक तरीके से किसी भी, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किसी को हेपेटाइटिस बी सी हुआ है, उसका ब्लड किसी दूसरे को चढ़ा दिया गया तो वहाँ से भी इसे ब्लड के द्वारा भी इसका ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि यह जैसे
अगर कम जहर है तो आपका यकृत जो है यानी लीवर उसको नष्ट कर देता है। इसको यकृत भी कहते हैं, जिगर भी कहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा शराब का प्रभाव जो है लीवर पे ही पड़ता है। आप देखेंगे कि ज़्यादा शराब पीने वाले लोगों का लीवर खराब हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि एक ये तो लीवर हो गया आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा एक आपका सेरुमेन नामक ग्लैंड होती है। सेरुमेन ग्लैंड होती है जो हमारे कान में पाई जाती है। सेरुमेन ग्लैंड होती है जो कान के वैक्स वगैरह जिसको खूंट कहते हैं उसका निर्माण करती है। दूसरी एक लैक्रीमल ग्लैंड होती है। लैक्रीमल ग्लैंड आँख में पाई जाती है जिसे आंसू को हमारी इकट्ठा करती है। पक्टमंग नामक जो एक थैली होती है। और जब जब हमें इस तरीके से हमारे इमोशनल या कहीं चोट या इस तरीके से भाव बदलता है तो वो तुरंत हमके आंसू निकल आते हैं। और दूसरे मेबोमियम नामक एक ग्लैंड होती है जहाँ से हमारे यानी तेल और वो जो है कीचड़ जो रात में उठते हैं तो साइड में लाके लग जाता है या कभी कभी हमारे आँख में धूल के कण वगैरह तो ये नीचे पाई जाती है जो तेल के द्वारा। और लाइसोजाइम एंजाइम भी पाई जाती है लैक्रीमल ग्लैंड में जो हमारे शरीर की आँखों को जो है छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस या धूल के कणों से हमारी रक्षा करती है। दूसरी चीज़ है कि आपकी श्वेत ग्लैंड जिसको स्वीट ग्लैंड कहते हैं। श्वेत यानी श्वेत नहीं स्वेद, पसीना जो हमारा निकलता है, पसीना निकलने से हमारे शरीर का टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है। तो यह भी हमारी एक तरीके से एक्सोक्राइन यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियों के द्वारा पसीना निकलता है। और देखेंगे फिर उसके बाद एक तैली ग्रंथियाँ जिसको सीबेशियस ग्लैंड के द्वारा तेल निकलता है। आप देखेंगे ठंडी के दिनों में हमारी त्वचा शुष्क हो जाती है तो जिनके शरीर में तैल ग्रंथियाँ सक्रिय नहीं होती उनकी त्वचा शुष्क हो जाती है और चिड़चिड़ा करके फटने लगती है। तो लोग ठंडी के दिनों में ज़्यादा तेल वगैरह का त्वचा पे सेवन करते हैं। और गर्मी में तो खैर उतना नहीं हो तो या तो ऐसी क्रीम लोग लगाते हैं। फिर उसके बाद है लार ग्रंथ, सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड क्या होती है कि जो हमारे शरीर हम खाना खाते हैं सबसे पहले हमारे शरीर में पाचन कहाँ होता है, मुंह में जो कार्बोहाइड्रेट यानी मंड का पाचन होता है तो वो पूछेंगे अगर आप रोटी को ज़्यादा देर तक तो वो जो है मीठा लगने लगता है, फ्रक्टोज वगैरह में बदल जाता है। तो ये टाइलिन नामक एंजाइम निकलती है सेलेवरी ग्लैंड से। फिर उसके बाद आप गैस्ट्रिक यानी आमाशय में गैस्ट्रिक नामक जो है जूस निकलता है। इसमें रेनिन क्या करता है आपका दूध से दही बना देता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और एक एचसीएल निकलता है जो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया वायरस या हानिकारक पदार्थ उस तरीके से जो जीवाणु विषाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है, हमारे भोजन को अम्लीय बना देता है। फिर उसके बाद एक म्यूकस ग्लैंड होती है। म्यूकस का मतलब वो जो हमारे शरीर में अब हमारी जो आंतें होती हैं, आंतों आप ये कहेंगे कि सर हम मीट मछली खाते हैं तो उसको हमारा जो पाचक रस पचा देता है लेकिन हमारे आंतों को क्यों नहीं पचाता। तो आंतों के साइड में लेयर्स होती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस नामक पदार्थ निकलते रहते हैं। वो म्यूकस नामक जो एंजाइम्स होते हैं उनके द्वारा जो है उस पर प्रभाव पाचक रस का नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे शरीर में ये इतने प्रकार की जो है बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथि अगर देख लें, ग्रंथ यानी ग्लैंड रासायनिक पदार्थों को स्रावित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ग्लैंड्स यानी ग्रंथि कहते हैं। ये हो गए, ये 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 बहिर्स्रावी। नंबर 2 अंतःस्रावी। नंबर 3 मिश्रित।
मिश्रित। बहिर्स्रावी को एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी को इंडोक्राइन ग्लैंड, इसको मिक्स ग्लैंड, मिश्रित को मिक्स ग्लैंड। आज हम लोग जानेंगे बहिर्स्रावी को, बहिर्स्रावी को जानेंगे, बहिर्स्रावी यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले हमने आपको बताया था लीवर, ही जान लें, लीवर को ही देखते हैं। लीवर, इसको यकृत भी बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं, है ना। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं हिपैटिक कोशिकाएं होती हैं, यानी सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि है, बहिर्स्रावी ग्रंथि है। और ये जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं, एक तरीके से जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये किसका स्राव करती हैं? एंजाइम का। किसका? एंजाइम का स्राव करती हैं, एंजाइम का स्राव। और नालिका युक्त होती हैं, ये किसका स्राव करती हैं? इंडोक्राइन हार्मोन्स का। और ये नालिका विहीन होती हैं, और ये दोनों का स्राव करती हैं, एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्राव करती हैं, बस ये आप समझ लें। अब यकृत सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि है, और इसको देखेंगे यकृत क्या करती है। यकृत के मेन काम होते हैं, यकृत जो है क्षतिग्रस्त, नंबर 1, यानी यहाँ तो हो गया सबसे बड़ी ग्रंथि है, नंबर क्या लगेंगे? ये हो गया कि सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यह यानी सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त कोशिका का निर्माण, यानी सबसे ज़्यादा कोशिका निर्माण इसी में होगा। और ग्लूकोज किसमें बोला जाता है? ग्लाइकोजन में बदल जाता है, और फिर ग्लूकोज किसमें? फैट में भी बदल जाता है, और फैट से फिर कोलेस्ट्रॉल में भी बदल जाता है, दूसरी चीज़ है, यही लीवर जो है भ्रूण में बच्चों में आरबीसी। अब देखेंगे जब पैदा हो जाएगा बच्चा, तो उसका जो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। लेकिन जब तक पैदा नहीं हुआ तो बच्चों में आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? लीवर में होता है। ठीक, यहाँ होगा आरबीसी, भ्रूण में बच्चों में आरबीसी का निर्माण होता है। दूसरी चीज़ है कि ये जो है शराब का प्रभाव इस पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, और पोस्टमार्टम में लीवर की जांच द्वारा जहर का पता लगाया जाता है, जहर का पता लगाया जाता है। और दूसरी चीज़ है कि ये प्रोटीन में प्रोथाम्बिनेज
प्रोटीन निर्माण भी करता है ये। प्रोटीन निर्माण में आप देखें क्या क्या करता है, फाइब्रोनोजन प्रोथ्राम्बिनेज हिपैरिन एल्बुमिन। अब ये सब प्रोटीन है, फाइब्रोनोजन, प्रोथ्राम्बिनेज और हिपैरिन। अब उसमें आप पढ़े होंगे कि हमारा ब्लड जब क्लॉट कैसे होता है, जब हमारे जो ब्लड के में प्लाज्मा होता है और रुधिर कणिकाएँ होती हैं। प्लाज्मा लगभग 60% और रुधिर कणिकाएँ 40%। अब जो रुधिर कणिकाएँ होती हैं उसमें आपका आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट्स, आरबीसी का काम ये होता है, थोड़ा सा देख लें कि आरबीसी का काम होता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, पूरे ऑक्सीजन को कैरी करना, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है। यहाँ से हृदय के द्वारा बाएं साइड से आलिंद और नीले के द्वारा, धमनी के द्वारा ले जाता है और कोशिकाओं में ले जा करके फिर शिरा के द्वारा वापस लाता है। ये सब किसका काम है, आरबीसी के हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, इसलिए हमारा ब्लड भी लाल होता है। दूसरी चीज़ होती है कि डब्ल्यूबीसी जो होता है उसमें जो लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं वो हमारे शरीर को रक्षा करते हैं। कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे खाने पीने सांस लेते समय चला जाता है तो हमारे शरीर से रोगों की रक्षा करते हैं। तीसरा चीज़ जो थ्रोम्बोसाइट्स है जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं, यह हमारे ब्लड को क्लॉट करता है। तो अब जब ब्लड क्लॉट कैसे होता है, जब हम कहीं चोट लग जाती है, ब्लड निकल रहा है, अब ब्लड निकल रहा है तो थ्रोम्बोसाइट हवा के संपर्क में आने थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन जब कैल्शियम के संपर्क में आता है और प्लस फाइब्रोनोजन के संपर्क में आता है, फाइब्रिन बना लेता है। और फाइब्रिन जो है फिर से देखते हैं, जो आपका थ्रोम्बोसाइट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स क्या करता है कि हवा के संपर्क में जाने के थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है जो प्लेटलेट्स होता है। और फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम आयन भी उसमें होता है और उसे विटामिन के वगैरह तो होती है ब्लड क्लॉट करने के लिए, तो नॉर्मल सी बात है कि विटामिन के जिम्मेदार होती है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्राम्बिनेज प्रोटीन जो है प्रोथ्राम्बिन बना लेता है। अब प्रोथ्राम्बिन फिर फाइब्रोनोजन प्रोटीन से मिलकर फाइब्रिन बना लेता है। अब फाइब्रिन जो होती है वो नेट टाइप संरचना होती है, जाल टाइप संरचना होती है, ऐसे ऐसे जाल टाइप संरचना। अब जब नीचे से ब्लड कटा हुआ है और नीचे से ब्लड निकल रहा है तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के जो कण होते हैं वो फंस जाते हैं और जब फंस जाएंगे तो ब्लड बहना बंद हो जाएगा। लगभग 4 मिनट तक देखते हैं लोग, अगर ब्लड का बहना बंद नहीं हुआ तो इसका मतलब कि जो है ब्लड में कोई दिक्कत है। अब तो इस तरीके से हमारा ब्लड क्लॉट होता है। अब सर कहेंगे कि ये आप बताइए कि सर ब्लड हमारे शरीरिया में काहे नहीं जमता, शरीर में इसलिए नहीं जमता है कि यही हिपैरिन नामक जो प्रोटीन ये भी आपके लीवर में ही बनता है। हिपैरिन जब हवा के संपर्क में आता है तो ये जो है नष्ट हो जाता है। अब जब तक हवा के संपर्क में नहीं है तब तक वो शरीर के अंदर है तो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, लेकिन जब हमें चोट लगती है और बाहर ब्लड निकल रहा है तो वो हिपैरिन नष्ट हो जाएगा। जब हिपैरिन नष्ट हो जाएगा, यही तो जो आपका थ्रोम्बोसाइट है थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा, फिर प्रोथ्राम्बिनेज से प्रोथ्राम्बिन से फाइब्रोनोजन से फाइब्रिन बनेगा, फिर वो क्लॉट हो जाएगा। अब जब ये कभी कभी होता है कि इंजेक्शन लगाते समय अगर डॉक्टर ध्यान नहीं दिया और वो जो है इंजेक्शन के साथ हमारे शरीर में या बॉटल चढ़ते समय थोड़ा सा हवा चली गई तो वहाँ पे भी जा कर के ऑक्सीजन पहुँच गई। ऑक्सीजन पहुँचेगी तो हिपैरिन को नष्ट कर देगी, हिपैरिन नष्ट हो जाएगी तो वहाँ भी ब्लड जो है क्लॉट हो जाएगा, इसलिए हमारे शरीर के अंदर काला पड़ जाता है। तो बाद में डॉक्टर कहता है कि सेकाई कीजिए या इस तरीके से जो है वहाँ पे बर्फ़ की सेकाई कर दिए या गर्म इस तरीके पानी की सेकाई कीजिए, थोड़ा सा लोथा वोथा मार लीजिए। तो इस तरीके से ये होता है। एल्बुमिन को आप जानते ही हैं कि अंडे वगैरह में पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए
प्रोटीनियस प्रोडक्ट हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हमारे शरीर में कभी कभी क्या जो उत्सर्जी एक्सक्रीशन में आप पढ़े होंगे कि हमारे शरीर में जो हम लोग नाइट्रोजनस प्रोडक्ट खाते हैं, दाल हो गई, चना हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, तो हमारे शरीर में डायरेक्ट जो है क्या बनता है, मतलब कि जो हमारे शरीर का किडनी होती है वो क्या बनाती है, एक तरीके से उसको उसमें जब छनता है तो जो प्रोडक्ट बनता है तो पहले अमोनिया बनती है। क्या बनती है? अमोनिया बनती है। अमोनिया को जो है ये क्या करता है, यानी ये लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया एक जहरीली गैस होती है एक तरीके से, और तुरंत फिर कुछ देर के बाद यही यूरिया फिर अमोनिया में बदल जाती है। आप देखेंगे कहीं कोई पेशाब कर रहा है तो तुरंत नहीं बदबू करेगी, लेकिन कुछ देर के बाद जो है, अगर कुछ देर रह गई तो फिर ये यूरिया फिर अमोनिया में बदल जाती है। तो कहीं कहीं दीवार वाल पे जब ज़्यादा लोग पेशाब करते हैं तो अमोनिया ही ऐसी होती है जो उसको क्षरण करके उसको नष्ट कर देती है, तो वहाँ बदबू होती है। और इस तरीके से हमारे जो उसमें शौच यानी लैट्रिन में बाइलिरुबिन यानी शौच में एक तरीके से शौच में बाइलिरुबिन नामक प्रोटीन होता है जो रंग पीला कर देता है। किसका रंग पीला कर देता है? और यही जब ज़्यादा बनने लगता है लीवर में, बाइलिरुबिन जब ज़्यादा बनने लगता है तो इसका अंश कहाँ आ जाता है? ब्लड में आ जाता है। जब ब्लड में आ जाता है तो ब्लड का भी रंग जो है धीरे धीरे यानी नष्ट होने लगती है हमारे जो हीमोग्लोबिन, और नष्ट होकर के फिर वही धीरे धीरे जैंडिस यानी पीलिया का रोग होती है। और फिर जो हिपैटिक सेल्स होते हैं जो लीवर में पाई जाती हैं, वो हिपैटिक सेल्स नष्ट होती हैं, और फिर धीरे धीरे हेपेटाइटिस ए होगा, नॉर्मल रहता है। अगर नहीं ध्यान दिया कोई व्यक्ति, इलाज नहीं करवाए तो हेपेटाइटिस बी होगी तो ज़्यादा खतरनाक होगी, सी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो इस तरह बी सी तक जाते जाते आदमी की डेथ हो जाती है, यानी कम्प्लीटली डैमेज ऑफ आवर लीवर इज नोन एज हेपेटाइटिस बी, इज नोन एज बहुत डेंजरस, यानी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आपका लीवर ही यानी लीवर का इतना फंक्शन है कि इतना फंक्शन शरीर में किसी भी अंग का नहीं जितना फंक्शन आपका लीवर का है। और एक बाइलोवार्डिन बनता है, बाइलोवार्डिन नामक एक तत्व बाइलोवार्डिन प्रोटीन बनता है। ये क्या करता है कि पित्त को क्या करता है? हरा कर देता है। और दूसरी पित्त का यानी बाइल यानी पित्त, जिसको पित्त कहेंगे, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण भी कौन करता है? लीवर करता है। पित्त का निर्माण भी करता है आपका लीवर, पित्त का निर्माण भी लीवर करता है। और इस तरीके से ये इतना इसके फंक्शन हो गए, किसके? लीवर सबसे ज़्यादा फंक्शन आपका लीवर का हो गया। अब हम लोग जानेंगे इसका, आप स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लीजिए। और चूँकि फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारी बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ उसको देख लेते हैं, जो कान में पाई जाती है, जो आँख में पाई जाती है, जो हमारे सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, जो श्वेत ग्लैंड हैं उसमें भी पाई जाती हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखें कि ये जो है, जैसे पहले दूसरे नंबर पे आपकी तो लीवर हो गया, दूसरे नंबर पे सेरुमेन ग्रंथि। सेरुमेन ग्रंथि जो कान के वैक्स, कान में एक तरीके से खोट जो होता है यानी वैक्स जिसको बोलेंगे, वैक्स का निर्माण करती है। तीसरी नंबर की है आपकी लैक्रीमल ग्रंथि। ये ग्रंथि आपके आंसू का निर्माण करती है। आंसू का निर्माण करती है। और इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो आँख की रक्षा करता है, आँख की रक्षा करता है, इसे आप जानेंगे। और यहीं पे
मेबोमियम ग्रंथि होती है, ये भी आँख में पाई जाती है, ये भी आँख में पाई जाती है, आँख में पाई जाती है, ये भी आँख में। कीचड़, कीचड़ जो साइड में नहीं निकल आता, और तेल, तेल का निर्माण करती है। ये हो गया। पांचवा आपका हो गया सेलेवरी ग्लैंड, यानी आपकी कौन सी, सेलेवरी का मतलब कि जो है एक तरीके से लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, सेलेवरी ग्रंथि, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि आपके भोजन का पाचन करती है, जो पाचन करती है भोजन का, जिसमें टाइलिन होता है, टाइलिन, टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम होता है। दूसरा जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपके पेप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, ये पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है, रेनिन दूध को दही में बदल देती है। फिर उसके बाद आपकी है ये जठर ग्रंथियाँ हो गई, लार ग्रंथियाँ हो गई, ये हो गई। फिर 7वें नंबर के आपके हो गए स्वेद ग्रंथि, स्वेद मतलब स्वेद, ये श्वेत नहीं, स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि ये पसीने का निर्माण करता है। पसीना हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए, हमारे गर्मियों में ज़्यादा निकलता है, पसीना का निर्माण करता है। और 8वां आपकी तैली, सीबैसियस, तैली ग्रंथि, तैली ग्रंथि ये सीबम का निर्माण करती है, सीबम, सीबम का निर्माण करती है। तो इस तरीके से ये इतने प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं जो एक्सोक्राइन होती हैं। और इसके बाद जो है एक म्यूकस, म्यूकस, म्यूकस ग्लैंड्स, म्यूकस, म्यूकस ग्रंथि। हमने बताया कि जो हमारी आंतों के साइड में म्यूकस ग्रंथियों के द्वारा म्यूकस रस निकलता है, जिससे हमारा शरीर के आंतरिक जो है आंतें पच नहीं पाती हैं, बची रहती हैं। नहीं तो हम जो कुछ भी खाते हैं, चाहे मीट हो, मछली हो, चाहे जो कुछ भी शाकाहारी मांसाहारी जो भी, हमारी पाचक रस जाकर उसको पचा देता है, लेकिन एक म्यूकस के द्वारा जो है उसको पाचन नहीं होता। और हमारे शरीर में जो खाना खाने के बाद मुंह से धीरे धीरे सरक करके जो सलाइवा म्यूकस जो निकलता है, उसके द्वारा धीरे धीरे सरक करके यहाँ से एक तरीके से बक्कल कैविटी से होते हुए फिर अमाशय में जाता है, अमाशय फिर आंतों में सरकते सरकते धीरे धीरे छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर उसके बाद नीचे से गुदा द्वारा निकल जाता है। तो ये म्यूकस का ये इतने प्रकार की, ये आज हम लोग बहिर्स्रावी ग्रंथियों को जाने, अगले टॉपिक में हम लोग अंतःस्रावी को जानेंगे और मिश्र को जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।